Good morning, everyone. Today we are going to discuss about the CX bond nature, कार्बन हेलोजन बॉन्ड नेचर। इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया द प्रिपरेशन एंड द नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर एज वेल एज द जनरल नॉमेनक्लेचर लाइक एलिलिक, वाइनिलिक, एराइल एंड बेंजाइल हैलाइड्स। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे CX बॉन्ड नेचर की, कार्बन हेलोजन बॉन्ड नेचर की, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ द कार्बन एंड हेलोजन इटसेल्फ। So first we are talking about the halogen. Halogens means chlorine, bromine, iodine and fluorine. ये चार halogens हैं, fluorine, chlorine, bromine and iodine. And when you will see the position of the halogen, they belong to group 70, यानी extreme right of the periodic table just before the inert gases. यानी हमने पढ़ रखा है कि when we move from left to right the electronegativity increases, so the halogens are highly electronegative by the nature. यहाँ पे कार्बन हेलोजन में हेलोजन्स जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, so they have the tendency to withdraw the electron towards itself. But what's about the nature of carbon? श्योरली कार्बन से हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन क्या कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? श्योरली नॉट. कार्बन इज अ वेल नोन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल्स आर नॉट कंसिडर्ड एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर. सो कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है. हेलोजन श्योरली कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इनके पास हेवी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग टेंडेंसी है, लेकिन कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी नहीं है. अब ऐसी कंडीशन में कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो जरूर कर लेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि कार्बन तो खुद ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का नेचर रखता है. क्योंकि हेलोजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हेलोजन इसमें से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ जरूर कर लेता है, यानी इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जरूर डेवलप हो जाता है. बट व्हाट्स अबाउट द नेचर ऑफ द चार्ज? क्योंकि हेलोजन और कार्बन दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट बहुत ज़्यादा होता नहीं है. और ऐसा होने से ये मॉलिक्यूल पोलर तो जरूर होता है, लेकिन पोलैरिटी बहुत वीक होती है, यानी इट इज अ वीक पोलर बॉन्ड. यहाँ पे ये कोवैलेंट पोलर बॉन्ड है, बट द पोलैरिटी इज वेरी वेरी वीक. रीजन मैंने बताया, बिकॉज कार्बन हेलोजन बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव बाय द नेचर, बोथ आर नॉन मेटल बाय द नेचर, एंड बिकॉज ऑफ दैट नेचर द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड इज नॉट वेरी हाई. इट इज अ वीक पोलर नेचर ऑफ द बॉन्ड. अब इसी बेसिस पे, यानी कार्बन हेलोजन बॉन्ड नेचर बेसिस पे हम देखेंगे द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द हेलोएल्केन्स. तो हम देखने जा रहे हैं द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द हेलोएल्केन्स. अब जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो चार प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी दैट इज द कलर. जब क्लास 11th में हम पढ़ रहे थे, तो क्लास 11th में मैंने बताया था द सिस्टम इज कलर्ड व्हेन द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस. जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे from one energy level to another energy level, only then the coloration is possible. लेकिन अगर कार्बन को देखें, कार्बन बॉन्ड बनाने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस सेल में कैरी करता है. आफ्टर मेकिंग द बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस सेल में कैरी करता है, और कार्बन सेकेंड सेल से बिलोंग करता है. सेकेंड सेल में उसके वैलेंस सेल होता है, यानी सेकेंड सेल में सबसेल्स क्या होते हैं? यस और पी. यह सबसेल कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकता है? 2. और पी कितने रख सकता है? टोटल 6. यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड सेल कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट 8, जो कि कार्बन के पास ऑलरेडी है. और अगर सारा का सारा सेल एंड सबसेल फुल्ली फिल्ड है, तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का कोई चांस है? देयर इज नो चांस फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट मीन कार्बन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलरेशन. And same for the hydrogen, because hydrogen have 2 electron after making the bond, और हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1s सबसेल है. इवन 1p नाम का भी कोई सबसेल नहीं होता.
तो वहाँ पर भी एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। अगर कुछ एक्साइटेशन पॉसिबल है दैट इज इन द केस ऑफ हैलोजन। फ्लोरीन में वो भी नहीं है, आगे के एलिमेंट्स में हो सकता है। सो दे आर जनरली कलरलेस एंड इफ देयर इज एनी कलर दैट इज वेरी फेडेड कलर, सो यू कैन कॉल इट फेडेड ब्राउन। So the color of the haloalkane is just faded brown. What's about the next one? That is the smell, odor. अगर हम प्रॉपरली कहें तो केमिस्ट्री में बहुत ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बेसिस पे हम स्मेल को एक्सप्लेन कर पाएँ कि कौन सी स्मेल प्लीजेंट है, कौन सी स्मेल प्लीजेंट नहीं है, और क्यों है और क्यों नहीं है। जब आप बात करते हैं प्लीजेंट और अनप्लीजेंट स्मेल की, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बहुत सारे लोगों को पेट्रोल या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है, पेट्रोल की या फिर शू पॉलिश की स्मेल जिसमें वैक्स होता है, और बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं भी आती। या फिर परफ्यूम की स्मेल, आई थिंक सबको परफ्यूम की स्मेल अच्छी ही लगती है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन ऑफ परफ्यूम ज़्यादा हो जाए और आप छोटी जगह में हो, कार के अंदर बैठ जाएं, आपके बगल वाला जो है को राइडर वो क्या है ढेर सारा परफ्यूम लगा के बैठ गया है, या फिर आप लिफ्ट में चले जाएं, वहाँ पे आपके साथ जो है उसने बहुत सारा परफ्यूम लगा रखा है, कि कभी कभार सफोकेटिंग सा हो जाता है। यानी अमाउंट, नेचर और आपके बॉडी पे डिपेंड करता है कि क्या चीज़ अच्छी स्मेल करता है और क्या चीज़ अच्छी स्मेल नहीं करता है। वैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग लिखा हुआ है कि बहुत प्लीजेंट स्मेल हैलोएल्केन्स नहीं देते हैं। अगर देखें तो बहुत सारे हैलो कंपाउंड्स जो हैं, हैलोएल्केन्स जो हैं, वो आपके पॉइजनस गैस की तरह बिहेव करते हैं, लाइक मस्टर्ड गैस, टीयर गैस, फॉस्जीन, ये पॉइजनस भी हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल नहीं देते हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं द अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल। नाउ द नेक्स्ट वन that is called the boiling point and melting point। जब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की तो हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज, और जब हम हैलोएल्केन्स में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज देखते हैं तो हम देखते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड, जो अभी अभी हमने पढ़ा इसी वीडियो में। और वहां पे मैंने बताया द नेचर ऑफ CX बॉन्ड इज पोलर, कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज पोलर, बट द पोलैरिटी इज वेरी वेरी वीक। इतना वीक है कि वो एल्कोहल जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं बना सकता। तो श्योरली हाइड्रोकार्बन से तो इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में तो पोलैरिटी नहीं होती, लेकिन और स्पीसीज से इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हायर देन हाइड्रोकार्बन। और इसमें भी अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में देखें कि किसका ज़्यादा है, तो प्राइमरी का ज़्यादा, सेकेंडरी का कम, टर्शियरी का उससे भी कम। यानी सबसे ज़्यादा प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्शियरी। और ऐसा इसलिए होता है कि जितनी डिग्री बढ़ती जाती है उतना डिग्री ऑफ अरेंजमेंट बढ़ता जाता है, और जब डिग्री ऑफ अरेंजमेंट बढ़ता जाएगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जब अरेंज हो गया तो छोटे छोटे साइज में दिखाई देने लगे। ऐसा होने से उनके बीच में जो स्पेस था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो बढ़ गया, और जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा तो श्योरली बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन बेंजीन रिंग में देखिए, बेंजीन के 3 आइसोमर्स होते हैं। हम सिर्फ 2 को लेके कंपेयर कर दे रहे हैं, तीनों नहीं ड्रा कर रहे हैं, या कहें तो तीनों ड्रा कर देते हैं। दिस इज द फर्स्ट वन, डाइक्लोरोबेंजीन, दैट इज ऑन द पोजीशन R4। ये है आपका डाइक्लोरोबेंजीन, ये भी है, लेकिन इस बार पोजीशन है मेटा। और ये तीसरा है दैट इज द पैरा। अब पूछता है विच वन हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। देख के तो ऐसा लगता है तीनों से सेम ही जैसे दिख रहे हैं, फर्क क्या पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि किसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। दिस इज द पैरा आइसोमर। एक्चुअली होता क्या है, हम सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। होता ये है कि ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है, बेंजीन प्लानर होता है, R4 पैरा और
फर्स्ट पोजीशन पे हैलोजन लगा है, यानी स्ट्रेट लाइन में। ऐसा होने से प्रॉपरली सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल होने से क्या होगा, जो आपका लैटिस बनेगा उसमें प्रॉपरली ये फिट बैठ जाएंगे। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं क्रिस्टल फिट कंपाउंड। सो बिकॉज द पैरा आइसोमर इज क्रिस्टल फिट, सो इट हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द अदर आइसोमर। तो ये जो आपका कंपाउंड है, दिस इज अ क्रिस्टल फिट कंपाउंड, क्रिस्टल फिट, एंड दैट इज द रीजन हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इससे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इन तीनों आइसोमर्स में से किसी का नहीं होता है, ठीक है ना। अब आते हैं द लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड दैट इज द सॉल्युबिलिटी। इसकी सॉल्युबिलिटी पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। अब जब बात करें इसके बॉन्ड नेचर की, CX बॉन्ड नेचर जो हम देख रहे हैं, जब हम CX बॉन्ड नेचर की बात करें तो आपने अभी अभी कहा कि CX बॉन्ड इज पोलर बाय द नेचर, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉल्युबिलिटी वी से लाइक लव्स लाइक। जैसा सॉल्यूट होगा वैसे ही सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करेगा और वैसे ही सॉल्वेंट के साथ वो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा, लाइक लव्स लाइक। यानी कि यहाँ पे हेलो एल्केन वो पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट के साथ डिजॉल्व होगा। तो यहाँ पे पहली बात तो ये जानिए कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्युबिलिटी वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्युबिलिटी विथ वाटर। जब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं हम बात करते हैं कि क्या वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्युबिलिटी इन वाटर, एंड व्हाट टाइप ऑफ सॉल्वेंट इज वाटर? वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। हेलो एल्केन इज आल्सो पोलर, so that must be soluble, but actually halo alkanes are not soluble with water. यहाँ पे it is non soluble. अब यहाँ पे यही क्वेश्चन आता है कि हेलो एल्केन्स आर पोलर दो इमिसिबल विथ वाटर, व्हाई? अब यहाँ पे जब हम बात करें हेलो एल्केन्स की, मैंने अभी अभी आपको ये कहा कि हेलो एल्केन्स हैव द पोलर बॉन्ड CX बॉन्ड, बट द पोलैरिटी इज वेरी वीक। यानी कि इनके बीच में बनने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स भी कैसा होगा? एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा, जस्ट लाइक दिस वन, CX। और इन पार्शियल चार्जेस की वजह से, क्योंकि पार्शियल चार्ज छोटा है तो इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स भी बहुत वीक होगा। और अगर अट्रैक्शन फोर्स वीक है तो इन अट्रैक्शन फोर्सेज के ब्रेक करने से जो एनर्जी निकलेगी वो भी बहुत कम ही होगी। और अगर एनर्जी कम है तो क्या होगा? यही जो एनर्जी निकलेगी इनके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज को ब्रेक करने की वजह से, यही एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होगी वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज को ब्रेक करने के लिए। अगर दोनों ही इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज ब्रेक कर गए तब तो सॉल्युबिलिटी आएगी, अदरवाइज सॉल्युबिलिटी नहीं आएगी। और वाटर के केस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या है? वाटर के केस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इस तरह से HOH यानी वाटर और वाटर के बीच में यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। When we will talk about the intermolecular attraction forces, लास्ट ईयर में हमने डिस्कस किया था इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज में कई सारे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज देखे थे। वांडर वाल फोर्स, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, लंडन फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इन सारे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज में सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स था दैट वाज द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, और यहाँ पे लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स पोलर तो है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स तो है, लेकिन एक बहुत ही वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। सो इसके ब्रेक करने से जो एनर्जी जनरेट होती है वो वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज को ब्रेक करने के लिए कैपेबल नहीं होती है। सो एज ड्यू टू द वीक पोलैरिटी ऑफ द कार्बन हैलोजन बॉन्ड, the intermolecular attraction forces in between the halogen haloalkanes is very weak, and energy relate
due to the breaking of intermolecular attraction force in between the haloalkanes does not generate enough energy to break the hydrogen bonding of water, and that is the reason why haloalkanes are immiscible with water. इसी को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ हेलोएल्केन के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज के ब्रेक होने से इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती जो वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज को ब्रेक कर सके, और ऐसा होने की वजह से ही हेलोएल्केन्स जल के साथ, वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं है. देन दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलोएल्केन्स. The next topic is the chemical property, and we will start with the stereochemistry, one of the important most topic in this chapter. So in the next video we will see about the stereochemistry of the haloalkanes. उसमें भी स्पेशली क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है कायरलिटी, हमें पढ़ना है रोटेशन यानी ऑप्टिकल रोटेशन, और साथ में पढ़ना है रेसमिक मिक्सचर, रिटेंशन और इन्वर्जन. तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.